नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और सितंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा 4th पार्ट है। अब ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो इनकी PDF कंपाइल कर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको कंपाइल कर टेलीग्राम पर हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी हम डिस्कशन को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन विल सपोर्ट हिमाचल प्रदेश अंडर द HP डैडी स्कीम। तो एक HP डैडी स्कीम जो है वो चलाई गई है। बोलते हैं कि HP डैडी योजना के तहत जो है वो कौन सा संस्थान ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश का जो है वो सहयोग यहाँ पर करेगा। तो देखिए, HP डैडी एक योजना है, गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में आया था। इस योजना को जो चलाया जा रहा है, इस योजना को जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका वर्ल्ड बैंक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या है इस HP डैडी योजना में और क्यों ये चर्चा में आई? हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा जो है वो HP डैडी योजना को लेकर जो है वो एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जो था वो की गई। इस योजना में है क्या? देखिए, इस योजना के नाम से पता चल रहा है HP डैडी मतलब हिमाचल प्रदेश तैयार होगा। किसके लिए तैयार होगा? जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं, मतलब कोई भी आपदा आनी है उससे पहले वार्निंग दी जा सके। लोगों को मौसम खराब होगा, बारिश होगी, इस तरह की जो है वो लोगों को पहले चेतावनी दी जा सके, ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो सेटअप किए जाएंगे इस योजना के तहत। इस योजना के तहत जो डैमेज हो चुका है नेचुरल डिजास्टर से, जैसे पुल टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, तो उस नेचुरल डिजास्टर को जो है वो रिकवर किया जाएगा इस योजना के तहत। लोगों की आजीविका के लिए जो है वो ग्रीन पंचायतों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है और इसमें जो है और भी ज़्यादा चीज़ें की जाएंगी, जैसे कि इसमें CA स्टोर, जो बागवान हैं जो अपने चीज़ों को रखना चाहते हैं, प्रिजर्व कर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब एकदम से कोई फसल बिकती है, बाज़ार में आती है एकदम से कोई फसल, तो उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होता। परंतु अगर उसी चीज़ को आप प्रिजर्व कर रख लेते हैं, ये जो आपके जो है वो CA स्टोर, इनके कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर जो आपके होते हैं यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये वैसी की वैसी रहती हैं, खराब नहीं होती और जब मार्केट में इनकी अच्छी वैल्यू है तब आप इनको बेच भी सकते हैं। तो CA स्टोर भी जो है वो अलग अलग लोकेशंस में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो ये है HP डैडी स्कीम। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि GK में वर्ल्ड बैंक भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो था वो कब की गई थी? अगर हम वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करते हैं कि कब की गई थी, इसकी स्थापना जो था वो 1944 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वॉशिंगटन DC में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, इसकी स्थापना कब की गई थी वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इरीना ठाकुर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी हाई कमिश्नर इन ऑस्ट्रेलिया इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इरीना ठाकुर जो है वो अभी हाल ही में जो है वो डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो है वो बनाई गई हैं और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर ये बनाई गई हैं। तो बोलते हैं कि ये हिमाचल के किस जिले से जो है वो संबंध रखती हैं? तो इरीना ठाकुर जो है वो लाहौल स्पीति जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। लाहौल स्पीति, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इरीना ठाकुर जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं? इरीना ठाकुर जो है वो लाहौल स्पीति जिले से संबंध रखती हैं। वैसे तो लाहौल स्पीति जिले के बारे में हमने जब भी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो कम है। लाहौल स्पीति का एरिया हालांकि सबसे ज़्यादा है, परंतु इरीना ठाकुर जो है वो लाहौल स्पीति से ही संबंध रखती हैं और ये जो है वो भारत की जो है वो ऑस्ट्रेलिया में डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो बनाई गई हैं। इरीना जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है। ऑब्वियसली ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ही होंगी जब ये यहाँ तक पहुँची हैं आकर, जब ये हाई कमिश्नर, डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है वो IFS ही होंगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो निजी स्कूल कुल्लू से ही जो है वो हुई है, बाद में चंडीगढ़ से इनकी पढ़ाई हुई। तो ये इनकी बातें हैं। इससे पहले भी ये जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर चुकी हैं। ये जो है वो श्रीलंका में जो है वो काम कर चुकी हैं। और लाहौल स्पीति की एक और ख़ास बात याद रखना ज़रूरी है, लाहौल स्पीति की जो विधायक हैं, यहाँ की जो MLA हैं, वो भी जो है वो महिला ही हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम जो है वो अनुराधा
है, अनुराधा राणा इनका नाम है, ये भी लाहौल स्पीति की हैं। और लाहौल स्पीति की जब बात हो रही है, अनुराधा राणा की जब बात हो रही है, तो ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी महिला एमएलए जो है वो हैं। हिमाचल प्रदेश में एक अनुराधा का नाम हमने पढ़ा, लाहौल स्पीति की ये है। दूसरा नाम आपने ध्यान रखना है यहाँ पर रीना कश्यप का। रीना कश्यप जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से जो है वो है। और एक मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी वाइफ है, वो देहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो आती है। और मुख्यमंत्री की वाइफ का नाम क्या है? कमलेश ठाकुर जो है वो उनका नाम है, जो मुख्यमंत्री की वाइफ है। तो ये 3 नाम आपने जो है वो याद रखने हैं, जो यहाँ से जो है वो एमएलए जो है वो है। महिला एमएलए कितनी हैं? हाँ, एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है, जब ओरिजिनली यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तब ये 3 महिलाएं नहीं थी। बाद में चलकर आपको पता है कि कुछ एक विधायकों के द्वारा जो है वो पार्टी को छोड़ दिया गया। जब बाई इलेक्शन हुए तब ये 2 महिलाएं जो है वो चुनकर आई। लाहौल स्पीति से एक महिला चुनकर आई, एक महिला जो है वो चुनकर आई देहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर जो है वो आई। तो इतना सब हम यहाँ से नोट करेंगे। हाँ, लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट कितना है वो आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है। अब लिटरेसी रेट के बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट मैं बता ही देता हूँ आपको। जब हाईएस्ट लिटरेसी रेट की जब भी हमने कभी बात की है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कौन से जिले का आता है? वो हमीरपुर जिले का हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में ही कि हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है, तो वो 82.80 जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो आता है। सबसे कम लिटरेसी रेट की जब भी हिमाचल में बात हुई है, तो सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ का है? क्या लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट सबसे कम है, या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट है जिसका लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है? तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो लाहौल स्पीति का नहीं आता। वैसे ये चंबा का लिटरेसी रेट सबसे कम है, 72.2 जो है वो चंबा का लिटरेसी रेट है। हाँ, लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट कितना है? इसका थोड़ा सा ज़्यादा है 72 से, वो अभी मैं ही बता देता हूँ। 76 जो है वो इसका लिटरेसी रेट है। एग्जैक्टली जो है वो लाहौल स्पीति का 76.8% जो है वो लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट के बारे में भी ये कथन क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी पेड इन ट्राइबल एरियाज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम स्टे अंडर द चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप योजना। एक मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना है। अब बोलते हैं इस मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत होम स्टे की स्थापना के लिए, यानी कि होम स्टे किसी को बनाना है और लोन लेकर बनाना है, और वो भी जनजातीय क्षेत्र में होम स्टे बनाना है, तो कितना प्रतिशत ब्याज उपदान जो है वो दिया जाएगा, कितना प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना चलाई गई है। इसमें अगर आप होम स्टे बनाना चाहते हैं और वो भी ट्राइबल एरियाज में होम स्टे बनाना चाहते हैं, तो ब्याज पर 5% की सब्सिडी जो है वो आपको दी जाएगी। वैसे ही जो है वो ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत जो है, अगर आपको शहरी क्षेत्रों में होम स्टे बनाना है, तो ब्याज के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है वो कितनी मिलेगी? वो 3% की सब्सिडी जो है वो शहरी क्षेत्रों में मिलेगी, आपको अर्बन एरियाज में मिलेगी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जो है वो बनाना है, तो 4% सब्सिडी जो है वो होम स्टे के ऊपर जो है वो आपको दी जाएगी। और अगर जनजातीय क्षेत्रों में बनाना है आपको, तो 5% की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी जो होगी ये ब्याज उपदान पर जो है वो दी जाएगी। ठीक है, ये जो सुविधा बनाई गई है, ये सुविधा जो है वो अधिकतम जो है 3 वर्षों की अवधि के लिए जो है बनाई गई है, और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण जो है वो यहाँ पर उपलब्ध जो है वो कराए जाएंगे। यहाँ पर एक और कंडीशन रखी गई है कि ये योजना जो है वो केवल बोनोफाइड हिमाचलियों को ही जो है वो दी जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर ये भी रखा है कि होम स्टे पर्यटकों के लिए जो है वो महंगे होटलों के स्थान पर जो है वो एक किफायती विकल्प के रूप में जो है वो रहेंगे। मतलब होम स्टे जब बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप होटल का रेट ही वहाँ पर लगा रहे हैं, फिर पर्यटक यहाँ पर आकर करेगा ही क्या। तो होम स्टे इसलिए बनाया गया है ताकि पर्यटक जो आते हैं, हर एक महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता, उनको जो है वो थोड़ी अच्छी दरों पे अच्छी सुविधाएं जो है वो मिल सके, इसलिए ये होम स्टे सुविधा जो है वो चलाई गई है। लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिलेगा, और होम स्टे जो है वो स्थानीय परंपराओं को, व्यंजनों को, रीति रिवाजों को जो है वो बनाए रखेगा, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखेगा, और यात्रियों को भी यहाँ से जो है वो ठहराव बजट में जो है वो मिल जाएगा। और छात्र भी कई बार जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेपर देने के लिए, या फिर अलग अलग कार्यों से जाते हैं, तो वो भी जो है वो इजीली जो है वो वहाँ पर
ठहर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने स्वच्छ पर्यावरण के लिए जाना जाता है, यहाँ की जो नदियाँ हैं उनके लिए जाना जाता है, यहाँ के जंगल हैं, पवित्र स्थान है, सुरम्य जो घाटियाँ हैं यहाँ की उनके लिए जाना जाता है, और वहीं से जो है वो पर्यटक आकर्षित भी जो है वो होते हैं। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर की, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो टूरिज़्म के साथ ही जो है वो जुड़ी हुई हैं, टूरिज़्म सेक्टर के साथ ही जो है वो जुड़ी हुई हैं, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है कितना कंट्रीब्यूट जो है वो करती है। जो टूरिज़्म सेक्टर है वो हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है 7.78% जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो करता है। तो ये भी टूरिज़्म सेक्टर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना % रहता है जीएसडीपी में। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं एचपीआरसी के जेबीटी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन करके जो है वो अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम समय बच गया है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने एक दिन भी डिस्कस की थी कि वो डाटा हैंडओवर करने की प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट हो गई है, और जो है वो वहाँ से अगर एक बार प्रॉपरली डाटा हैंडओवर हो गया तो उसके बाद जो है वो पेपर बहुत जल्दी ही जो है वो हो जाएगा, उसका शेड्यूल भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। तो टाइम को वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपने स्टडी को, अपनी एनर्जी को जो है वो ऐसे यूटिलाइज करें जो आपके काम भी आए, और टेस्ट सीरीज आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बी लेड रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हाल ही में उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है। देखिए उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला अभी जो है वो रखी गई है, और ये जो है वो कहाँ पर रखी गई है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये आधारशिला जो है वो रखी गई है, और ये आधारशिला जो है दभोता में, दभोता ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो रखी गई। ये पड़ता कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये आता है दभोता। धवोटा मैं यहाँ पर हिंदी में भी पहले लिख देता हूँ, धवोटा ऐसे लिखेंगे, धवोटा। धवोटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन की नालागढ़ तहसील में जो है वो आता है, यहाँ पर धवोटा आता है, और धवोटा जो है यहाँ पर आता है। और यहीं पर बात की गई थी कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसकी आधारशिला जो है रखी गई है। पिछले कुछ समय से जो है वो सौर ऊर्जा के दोहन की ओर भी जो है वो हिमाचल का रुझान बढ़ रहा है। 325 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के दोहन के लिए जो है वो सर्वेक्षण चल रहा है, और इस वर्ष के शुरुआत में 72 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 7 परियोजनाएं जो है वो कंपनियों को आवंटित जो है वो ऑलरेडी की जा चुकी हैं। तो सोलर एनर्जी के ऊपर हिमाचल जो है वो काफ़ी रुझान दिखा रहा है, और हिमाचल की पंचायतों को भी हरित बनाने के लिए, इनकी ग्रीन पंचायतें बनाने के लिए भी जो है वो इनिशिएट जो है वो किया जा रहा है। अब ये हो गया सोलर एनर्जी के बारे में, जो ग्रीन पंचायतों का इनिशिएटिव है उसके बारे में हो गया, यहाँ से इतना ही ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन दी फर्स्ट फेज हिमगंगा स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द पायलट बेसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो समझिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पहले चरण में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये जो हिमगंगा योजना है, हिमगंगा योजना को जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो किन जिलों में जो है वो चलाया जाएगा, पायलट बेसिस पर चलाया जाएगा, परंतु कौन से जिलों में जो है वो चलाया जाएगा। तो पायलट बेसिस पर ये चलाई जाएगी, और 2 जिलों में जो है ये पायलट बेसिस पर चलाई जाएगी। एक जिला होगा हमीरपुर, एक होगा कांगड़ा। ऑप्शन ए हमीरपुर और कांगड़ा जो है वो सही आंसर है। मिल्क फेड के द्वारा ये हिमगंगा योजना जो है वो अनाउंस की गई है, और इस योजना के तहत, इस योजना को देखो पहले पूरे हिमाचल में एक साथ जो है वो नहीं चलाया जाएगा, इसको जो है वो पायलट बेसिस पर जो है वो चलाया जाएगा। पायलट बेसिस का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप चलाया जाएगा, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट में, फिर कमियां देखी जाएंगी कि हाँ जी क्या क्या कमियां आ रही हैं, फिर बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अभी जो पायलट बेसिस पर चलाया गया है वो हमीरपुर में चलाया गया है, और कांगड़ा में जो है वो चलाया गया है, ये इसका फर्स्ट फेज है। मिल्क फेड ने जो है वो अभी तक जो है वो 264 न्यू कमेटीज, और इनमें से 45 जो कमेटीज हैं वो हमीरपुर की हैं, 4 जो कमेटीज हैं वो भी
हमीरपुर में ही जो है वो रिवाइव की गई हैं और 219 कमेटी जो है वो कांगड़ा की हैं। तो टोटल 264 कमेटी जो हैं वो चलाई हैं और इन कमेटीज़ में से जो है वो 219 कमेटीज़ जो हैं वो कांगड़ा ज़िले में आती हैं। बाकी की कमेटीज़ अगर हम बात करते हैं तो कुछ 45 कमेटीज़ हैं जो हमीरपुर में आती हैं और हमीरपुर की ही 4 कमेटीज़ जो हैं वो रिवाइव भी जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। तो ये आपने हिमगंगा स्कीम के बारे में ध्यान रखना है। हिमगंगा स्कीम हुई किससे रिलेटेड, तो ये मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट से संबंधित जो है वो हिमगंगा योजना हुई। मिल्क फेड का जो है, मिल्क फेड मतलब मिल्क फेडरेशन जो है उसका जो है ये जो है वो इनिशिएटिव है, उसके द्वारा जो है वो इसको अनाउंस किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड वुमेन वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अंडर मुख्यमंत्री विडो सिंगल डेस्टिट्यूट दिव्यांग महिला आवास योजना। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री विधवा जो सिंगल महिलाएं हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन है, दिव्यांग महिलाएं हैं, उनको जो है वो आवास देने के लिए, घर बनाने के लिए जो है वो योजना चलाई गई है। इस योजना को जो है वो मुख्यमंत्री विडो सिंगल डेस्टिट्यूट दिव्यांग महिला योजना ही बोला गया है। इस योजना के तहत जो है उनको कितनी सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत उनको जो है वो 3 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। 3 लाख रुपया जो है वो उनको दिया जाएगा। थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास वो क्या था वो भी जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये था कि समाज में जो है वो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महिलाएं जो है वो अहम भूमिका जो है वो निभा रही हैं। इसमें एक तो ये योजना के बारे में दिया गया था कि सरकार किस तरह से जो है वो हेल्प कर रही है। सरकार उनको 3 लाख रुपया प्रोवाइड करवाती है और ये जो 3 लाख रुपया दिया जाता है ना, इसमें भी इन्होंने कंडीशन रखी है। ऐसे नहीं कि हर सभी को ये दे दिया जाएगा। इसमें कुछ क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, जैसे कि वुमेन जो हैं उनको हाउस बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। उनकी जो इनकम है, एनुअल इनकम जो है वो लेस देन 2.50 लाख, यानी कि 2.5 लाख से कम जो है वो उनकी एनुअल इनकम जो है वो होनी चाहिए, तब उनको ये सहायता जो है वो दी जाएगी। वैसे ही अगर हम बात करते हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो महिलाओं को पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी आरक्षण दिया जाता है। 33% आरक्षण जो है वो दिया जाता है, 33% रिजर्वेशन दी जाती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी % रिजर्वेशन दी जाती है, और कई बार क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेंगे। एक में बोल देंगे 3615 पंचायतें हैं, इनमें से कितना % रिजर्वेशन जो है महिलाओं को देते हैं, तो 33% देते हैं। सबसे बड़ा जिला जो है वो लाहौल स्पीति है। मैंने आपको बताया कि वहाँ की विधायक जो है वो महिला ही है और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी जो है वो महिलाएं ही अधिकतर जो है बनाई गई हैं। और अभी जो कॉन्टेक्स्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया। जो सम्मानित महिलाएं हैं उनको 51 हज़ार रुपया जो है वो दिया गया। तो यही कॉन्टेक्स्ट था जिसके बारे में आया था। वहाँ से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वही जो है हम यहाँ से जान लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताए। तो इतने पॉइंट जो है वो काफ़ी हैं जानने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बन सकता है। ये 2 अमाउंट 3 लाख रुपया और 2.5 लाख रुपया इनकम क्राइटेरिया, ये आपने ध्यान रखना था। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु ऑफर्ड अ गोल्डन अम्ब्रेला, यानी कि सोने का छत्र इन ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वाला देवी टेम्पल। तो बोलते हैं कि ज्वाला माता का जो टेम्पल है यहाँ पर सोने का छत्र जो है वो किसके द्वारा चढ़ाया गया था। अब हिस्ट्री हिमाचल की जब भी हमने पढ़ी है तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो है वो सोने का छत्र है और सोने का छत्र जो है ये अकबर के द्वारा जो है वो चढ़ाया गया है। अब अकबर, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज ज्वालामुखी मंदिर की हम बात करें तो ज्वालामुखी मंदिर के साथ जो है वो ज्वालामुखी की संधि भी जुड़ी हुई है। ज्वालामुखी की संधि जो है वो महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में हुई थी। 1809 में जो था ये संधि हुई थी। हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम शक्तिपीठों की बात करें तो 52 टोटल शक्तिपीठ आते हैं, जिनमें से हिमाचल में भी शक्तिपीठ आते हैं। इनमें से ज्वाला देवी जो माता है इनका शक्तिपीठ जो है वो आता है। ज्वाला देवी माता है, यहाँ पर जो सती थी, सती की जीभ यहाँ पर गिरी थी। और वैसे ही अलग अलग शक्तिपीठ हैं, जैसे कि नैना देवी है, नैना देवी माता के नैन गिरे थे। तो इस तरह से जो है ये आते हैं। अकबर जो था ना, सम्राट अकबर जो था, उसने जो है वो ज्योतियों की शक्ति की, जो माता ज्वाला है उनकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहा। उसको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उसने पहले ये भी कहा जाता है कि उसने पानी की नहर एक जो था वो यहाँ पर डलवाई थी। पानी की नहर डलवाई और ज्योति नहीं बुझी। उसके बाद उसकी श्रद्धा हो गई, वो सोने का छत्र लेकर यहाँ पर आया था। उसी फ्लेम से वो सोने का छत्र काला भी पड़ गया था, एक ये कहा जाता है। और ये कहा जाता है, ये कहानियाँ यहाँ पर जो है प्रचलित हैं। और
और भी अलग अलग बातें कही जाती हैं, जैसे कि जब मुगलों में अकबर का राज हुआ करता था तो अकबर वैसे तो एक उर्दू शब्द है, अकबर का जो वास्तविक नाम हुआ करता था वो जलालुद्दीन जो था वो हुआ करता था। अब अकबर को जो था वो बड़ा घमंड था, अपनी जो उसकी शक्ति थी उसके ऊपर बड़ा घमंड था कि वो पूरे विश्व पर राज करता है, पूरे उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है वो जो है वो चलाता है। परंतु उसको जो है वो जब यहाँ के बारे में पता चला तो उसने भी ठान लिया कि वो जो है वो ज्योति यहाँ पर जलती है उसको शांत कर देगा। परीक्षा लेने के लिए उसने जो है वो कभी पानी तो कभी बड़े बड़े जो हैं वो उसने तवे इसके ऊपर जो था वो रखे, और तवा फाड़ कर भी जो था वो ज्वाला यहाँ से जो था वो निकल जाती थी। जब तवा यहाँ पर रखा गया और ज्वाला यहाँ से निकली तो यहाँ पर गाने भी बने हुए हैं कि तवा फाड़ के निकली ज्वाला, इस तरह से निकली है। अब अकबर को यहाँ पर जाकर एहसास होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है और उसको शर्मिंदगी भी जो है वो यहाँ से हुई। तो उसने नंगे पांव चलकर जो था वो यहाँ पर एक सोने का छत्तर लाया और नंगे पांव चलकर सोने का छत्तर यहाँ पर पहुंचाया, और कहते हैं कि उसका अहंकार यहाँ पर चलकर जो था वो चूर चूर जो था वो हो गया था। जब कहते हैं कि अकबर यहाँ पर पहुंचा था तो उसका अहंकार तो टूट ही गया था, वो रोने लगा यहाँ पर आकर और माता से दया की भीख मांगने लगा। अकबर की मुराद तो माता ने सुन ली और अकबर ने ये भी कहा कि माता, कलयुग में जहाँ भी आपका गुणगान हो वहाँ पर मेरा किस्सा भी जो है उस साथ में सुनाया जाए, और वो वरदान दिया गया था। आप जितने भी कुछ गीत सुनेंगे भक्ति गीत माता ज्वाला से संबंधित, वहाँ पर अकबर का नाम भी लिया जाता है। बाद में चलकर अकबर की मृत्यु 63 ईयर्स में जो था वो हो गई थी। और यहाँ पर एक और बात कही जाती है कि माता की सेज गोरख टिब्बी भी जो है वो यहाँ पर आकर्षित है। रात्रि में यहाँ पर बोलते हैं कि रोज सेज को सजाकर प्रसाद रखकर ताला लगा देते हैं। जब ताला सुबह खुलता है तो सेज बिखरी हुई होती है और प्रसाद भी जो है वो वहाँ पर नहीं होता। इसे देखकर भगत जो है वो बेसब्री ये सब देखने के लिए भगत बेसब्री से इंतजार करते हैं। माँ की बड़ी ज्योति, बड़े जागरण और धार्मिक आयोजनों में भक्त यहाँ से लेकर जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बार ज्योति लेकर लोग आते हैं, तो यहाँ से ज्योति लेकर आते हैं और अलग अलग स्थानों पर वो प्रज्वलित जो है वो की जाती है। तो इस तरह से जो है वो बातें प्रचलित हैं, इस तरह से जो है वो कहा जाता है। ये आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में आया था जो प्रॉपर हमने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वर्ल्ड ओजोन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड ओजोन डे के ऊपर एक आर्टिकल आया था। वर्ल्ड ओजोन डे हर साल मनाया जाता है और सितंबर के महीने में 16 सितंबर को जो है ये वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। गिरिराज पत्रिका में जो है वो इसकी एक और थीम दी गई थी। इसकी थीम ओजोन परत का संरक्षण 30 साल मॉन्ट्रे प्रोटोकॉल कर ये जो था वो इसकी थीम जो था वो दी गई थी। तो ये थीम भी एक यहाँ पर दी गई थी। हमने दोनों ही थीम्स जान ली। अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो चलते हैं। बोलते हैं हिमाचल और तिब्बत को जो है वो कौन सी श्रृंखला अलग करती है। तो ये कौन सी श्रृंखला आती है, ये झांसकर पर्वत श्रृंखला जो है वो आती है जो हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें हैं, अभी बता रहा था मैं कि 33% रिजर्वेशन पंचायतों में महिलाओं को देने का प्रोविजन है। 3615 पंचायतें हिमाचल में हैं। मणिमहेश यात्रा जो है वो इसका अंत कब होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि मणिमहेश यात्रा शुरू कब होती है। मणिमहेश यात्रा राधा अष्टमी को जो है वो इसका अंत हो जाता है। शुरू जो ये होती है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है ये राधा अष्टमी जो है वो शुरू होती है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में वर्ष 1952 में हुए आम चुनावों में मंडी संसदीय क्षेत्र से किसने चुनाव लड़ा था। ये बात 1952 की जो है वो की जा रही है। 1952 में जो इलेक्शन हुए थे तो मंडी संसदीय क्षेत्र से अमृत कौर जो था वो बनी थी। ये हेल्थ मिनिस्टर भी जो है वो जब उस टाइम जो है वो बनती है, पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर जो है ये बनी थी अमृत कौर, और ये मंडी विधानसभा क्षेत्र से जो था वो आती थी। आगे बोलते हैं QR कोड का पूरा नाम जो है वो क्या है। QR कोड की अगर हम बात करें तो QR कोड का नाम है क्विक रिस्पॉन्स कर। ठीक है जी, क्विक रिस्पॉन्स कर जो है वो इसका पूरा नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं सूर्य का प्रकाश धरती तक कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है वो लगाता है। लगभग ये 500 सेकंड जो है वो बन जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था वो कौन सी संधि से हुआ था। तो वर्साई की संधि थी जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है वो अंत हुआ था। आगे बोलते हैं भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ साझा होती हैं। तो ये 7 देशों के साथ जो है भारत अपनी बाउंड्री लगाता है।
इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगाता है। बांग्लादेश के अलावा चाइना के साथ बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ भी छोटी सी बाउंड्री लगती है। तो ये बाउंड्रीज लगती हैं। आगे बोलते हैं ब्लड ग्रुप की पहचान किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ब्लड ग्रुप की पहचान जो था वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो था वो की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की पहचान जो था वो की थी। नेक्स्ट में बोलते हैं कि भारत की राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो भारत की राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। आप कमेंट कर कर बताइए कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जो हैं वो चुनकर जाते हैं। आगे बोलते हैं विश्व कपास दिवस हर साल कब मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे की बात हो रही है कि ये कब मनाया जाता है। तो ये 7 अक्टूबर को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे। आगे बोलते हैं हाँ, अगर अक्टूबर महीने की इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट डे में कल मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किए थे आपके रिवीजन के लिए, तो वहां पर भी जाकर प्रैक्टिस करना उनको। आगे बोलते हैं इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है। तो इंदिरा गांधी कप मुक्केबाजी से जो है वो संबंधित है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो वो सुशीला कार्की जो है वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो बनी है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जिनके द्वारा ये गीता रहस्य किताब जो है वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड अ फुली लिटरेट स्टेट विद अ डैश लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को डैश साक्षरता दर के साथ पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब आप कमेंट कर कर बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश को कितनी साक्षरता के साथ जो है वो पूरी तरह से साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया गया है। इससे पिछली वीडियो में पहला ही क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, डिटेल से ये पढ़ चुके हैं। जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।